नमस्कार साथियों, आदर्श के इस ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमारा जो आम एक फल चल रहा था उसमें हमने बताया था कि जो बाहरी कारक है वे आंतरिक कारक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी आम के देह विकारों के बारे में पढ़ेंगे, यानी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा कल छूट गया था, आज हम ये पूरा आम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल से हमारे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम पढ़ेंगे नींबू वर्गीय फल। उसके बाद आपका जो 12th क्लास का जो सबसे बड़ा चैप्टर हॉर्टिकल्चर का भी सबसे बड़ा चैप्टर, वो सबसे ज्यादा यानी 1, 4 या 5 या 6 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे आम के जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो कौन कौन से, यानी आम के दैहिक विकार के, आम के दैहिक विकार के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आम के दैहिक विकार। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं आम के दैहिक विकार में स्पंजी उत्तक। कल हमने पढ़ा था स्पंजी उत्तक कौन सी किस्म उसके लिए उपयुक्त है, कौन सी किस्म, प्रतिरोधी किस्म। तो स्पंजी उत्तक जो होता है ये बीमारी आम में यानी दैहिक विकार है। और ये कैसे फैलता है? तो ठीक है, तो सबसे यानी इसका जो मुख्य कारण है तो आप लिखना, यानी सॉइल हीट कन्वेक्शन, क्या सॉइल हीट कन्वेक्शन। ठीक है, यानी इसका मतलब होता है मर्दा ताप संवहन, क्या मर्दा ताप संवहन, क्या होता है मर्दा ताप संवहन। अब इसमें जो मर्दा ताप संवहन होता है, ठीक है, इसका मुख्य कारण क्या है? सॉइल हीट कन्वेक्शन, यानी मर्दा ताप संवहन। ठीक है, अब आप अगली लाइन एक एरो बना के लाइन लिखोगे कि अल्फांसो किस्म में स्पंजी उत्तक की सर्वाधिक जो हानि होती है या सर्वाधिक जो समस्या होती है वो किस्म होती है? अल्फांसो किस्म होती है। तो आप लाइन लिखोगे कि अल्फांसो किस्म में सबसे, यानी ऐसे पूछ ले कि स्पंजी उत्तक की समस्या सबसे ज्यादा कौन से किस्म में समस्या पाई जाती है, तो वो कौन सी किस्म है? वो है अल्फांसो। तो ठीक है, तो अल्फा लाइन आप पूरी लिखना कि अल्फांसो किस्म में स्पंजी उत्तक की सर्वाधिक समस्याएं होती है। ठीक है, अब देखो ये लाइन लिख ली, उसके बाद में आप लाइन लिखोगे कि स्पंजी उत्तक प्रतिरोधी किस्म, स्पंजी स्पंजी उत्तक स्पंजी उत्तक प्रतिरोधी स्पॉन्जी उत्तक प्रतिरोधी जो किस्म है वो कौन सी है, इनके बारे में आप ध्यान में रखना। तो हमने कल पढ़ा था एक तो साई सुगंधा, क्या साई सुगंधा, ये क्या है? स्पॉन्जी उत्तक जो है समस्या होती है, ये प्रतिरोधी किस्म है। अगली ध्यान रखना अर्का अनमोल, क्या अर्का अनमोल। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना एक किस्म है वो है अर्का पुनीत। ये जो नवीन किस्म आम की ये सब क्या है? प्रतिरोधी किस्म अर्का पुनीत है। एक ध्यान रखना रत्ना, कल हमने पढ़ा था, और नीलम और दशहरी, ये भी क्या है? प्रतिरोधी किस्म है किसकी? स्पॉन्जी उत्तक की। ठीक है, अब देखो आपको कोई पूछ ले कि जो स्पॉन्जी उत्तक की समस्या कैसे हमें कैसे पता चलेगी कि यानी जो स्पॉन्जी उत्तक की समस्या किसी आम के फल में है, तो आप ध्यान में रखना कि इससे प्रभावित जो फल है, कि भाई स्पॉन्जी उत्तक के जो प्रभावित फल है वो क्या करते हैं? वो बाहर से तो क्या दिखते हैं? सामान्य दिखते हैं, जैसे सभी आम की जो किस्में उनके जो फल दिखते हैं उस प्रकार के दिखेंगे। लेकिन अंदर से क्या होता है कि वो क्या नहीं, ये आम का फल है, ठीक है, ये बाहर से देखने में तो क्या होगा? सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर से छोटे छोटे, क्या छोटे छोटे भागों में पीला, यानी पीला या पीला और थोड़े थोड़े ब्लैक धब्बे भी होते हैं साथ में, पीला और ब्लैक धब्बे, यानी इस पीले स्पंज जैसा, यानी दबाने पर ऐसे दबता है, तो क्या होता है? ऐसी समस्या पैदा हो जाती है। तो इसमें एक लाइन लिख लेना स्पंज उत्तक में कि इससे प्रभावित जो फल है वो बाहर से देखने से तो सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर से छोटे छोटे भागों में फल पीला स्पंज जैसा दिखाई देता है, तथा इसे, अब एक चीज ध्यान रखना, तथा इसे आम का अंग भंग रोग भी कहते हैं। क्या आम का अंग भंग रोग भी कहते हैं? किसे कहते हैं भाई?
इससे स्पॉन्जी उत्तक को आम का क्या कहते हैं, अंग भंग रोग भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे दैहिक विकार की। स्पॉन्जी उत्तक समझ में आ जाना चाहिए कि इससे जो प्रतिरोध सबसे ज्यादा कौन सी किस्म है ये समय से पाई जाती है, ये अल्फांसो किस्म है, उससे में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरा आंतरिक, क्या, आंतरिक मर्द उत्तक रोग, आंतरिक मर्द उत्तक रोग, इंटरनल नेक्रोसिस, क्या, इंटरनल नेक्रोसिस। ठीक, ध्यान में रखना। अब देखो आंतरिक जो मर्द उत्तक रोग होता है ये कितना सामने से नाम से पता चल रहा है कि भाई आम का फल है तो अंदर से क्या होगा, उसके उत्तक पूरे के पूरे मर जाएंगे। ठीक है, यानी अंदर से पूरा का पूरा फल खराब हो जाएगा। अब ये किसकी कमी से होता है, तो ये बोरोन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से, लिख लेना इसमें। और साथ में ध्यान रखें इसका अगर आप नियंत्रण करोगे तो सीधी सी बात है, बोरोन की कमी हो रही है तो बोरेक्स का छिड़काव करोगे, बोरेक्स का छिड़काव करोगे 0.6%। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आंतरिक मर्द उत्तक रोग होता है आम में, वो किसकी कमी से होता है, वो बोरोन की कमी से होता है। अगर इसका नियंत्रण करोगे तो आप क्या करोगे भाई, बोरेक्स का छिड़काव करोगे 0.6% का, प्रतिशत का। ठीक है, ये हो गया दूसरा। अब तीसरा आम का ब्लैक टिप, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आम का ब्लैक टिप। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि क्या, आम का ब्लैक टिप, आम का जो ब्लैक टिप रोग है। अब इसमें आपको ध्यान में रखना कि भाई आम का जो ब्लैक टिप रोग है, तो इसकी एक सामान्य जानकारी के लिए आपको बता दूं, यह सर्वप्रथम 1909 में, कब, 1909 में वुड हाउस नाम के एक वैज्ञानिक ने खोजा था। कब खोजा गया था, 1909 में। किसके द्वारा खोजा गया भाई था, वुड हाउस के द्वारा खोजा गया था। ये चीज आपको सामान्य तौर पे ध्यान में रखनी है। अब देखो आम का जो ब्लैक टिप रोग है ये किसकी कमी से होता है, बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, ध्यान में रखना। और आंतरिक मर्द उत्तक रोग होता है वो किसकी कमी से होता है, वो भी बोरोन की कमी से होता है। और जो आम का ब्लैक टिप रोग है ये किसकी कमी से हो रहा है, ये बोरोन की कमी से हो रहा है। ठीक है, लेकिन साथ में ध्यान में ये भी रखना, ईंटों के भट्टों, किसके, ईंटों के भट्टों से निकलने वाली, ईंटों के, अगली लाइन लिखना, यानी ऐसी लाइन बनाना कि आम का जो ब्लैक टिप रोग है बोरोन की कमी एवं ईंटों के भट्टों से निकलने वाली SO2 CO और CO2 और एसिटाइलिन, क्या, एसिटाइलिन के कारण होता है। किसके कारण होता है भाई, के कारण होता है। ठीक है, कि भाई आम का जो ब्लैक टिप रोग है ये रोग सर्वप्रथम 1909 में वुड हाउस के द्वारा खोजा गया था। और आम का ब्लैक टिप रोग बोरोन की कमी से हो रहा है। और इससे ईंटों के भट्टों से निकलने वाली SO2 CO और CO2 और एसिटाइलिन के ये गैसें जो निकलती है इन्हीं के कारण क्या हो जाता है, ये रोग ज्यादा होता है। तो इसका नियंत्रण करेंगे, किसके द्वारा करेंगे भाई, जी बोरोन की कमी हो रही है तो 0.5% बोरेक्स का छिड़काव करोगे। किसके द्वारा, 0.5% बोरेक्स का छिड़काव करोगे। और ईंटों के भट्टों से निकलने वाली गैसों से हो रहा है तो हमारा जो ईंटों के भट्टों से, तो ऐसे लाइन लिख लेना, ईंटों के भट्टों से 1 किलोमीटर दूर का क्या लगाना चाहिए, आम का बाग लगाना चाहिए, आम का बाग लगाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका आम का ब्लैक टिप रोग। यानी आम का ब्लैक टिप रोग है ये आपको कोई पूछ ले कि आम का ब्लैक टिप हम पहचान कैसे करेंगे, कि भाई वो क्या हो जाते हैं, आम के जो फल है वो नीचे से क्या हो जाते हैं, काले। नीचे आम का जो ब्लैक टिप रोग हो जाता है तो आम का फल देखना वो नीचे से क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे और वो सख्त हो जाएंगे। यानी लिख लेना, आम के ब्लैक टिप के जो फल हैं वो काले हो जाएंगे, यानी फल नीचे से काले एवं सख्त हो जाते हैं। ये लाइन आप
लिख लेना, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं अगले दैहिक विकार की। वो हमने पहले ही पढ़ा था कि एकांतर फलन की समस्याएं पाई जाती है। अब एकांतर फलन, ठीक है, तो अगला ध्यान रखना एकांतर फलन, ठीक। अब एकांतर फलन में आप ध्यान रखना, फर्स्ट ऐसे लगाना ऑफ ईयर, क्या ऑफ ईयर, ठीक है। ऑफ ईयर का मतलब है कि वह वर्ष जिस समय आम के फल नहीं लगते हैं, आम के फल नहीं लगते हैं, तो वो कौन सा साल हो गया, वो हो गया एकांतर फलन में ऑफ ईयर ही है, वह वर्ष जिस समय आम के फल नहीं लगते हैं। और एक हो गया आपका ऑन ईयर, क्या ऑन ईयर, ठीक है, कि भाई वह वर्ष जिस समय आम के फल लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑन ईयर, कि भाई ऑफ ईयर का मतलब हो गया कि वह वर्ष जिस समय आम के फल नहीं लगते हैं, और ऑन ईयर का मतलब हो गया वह वर्ष जिस समय आम के फल लगते हैं। अब इसके जो उपाय है वो क्या करोगे, तो वो ध्यान में रखना, पेक्लाब्यूट्राजोल, क्या पेक्लाब्यूट्राजोल, ठीक है, यानी कोष्टक में ध्यान रखना कल्टार, क्या कल्टार, ठीक है। अब पेक्लाब्यूट्राजोल कल्टार का 5 से 10 ग्राम, मिनिमम कितना, 5 से 10 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से क्या करना चाहिए, उपयोग में करना चाहिए। अब ये काम क्या करता है पेक्लाब्यूट्राजोल, ये क्या करता है, ऑफ ईयर को ऑन ईयर में बदलने का कार्य करता है। तो कोष्टक में ये लाइन भी लिख लेना, ठीक है। पेक्लाब्यूट्राजोल यानी कल्टार क्या काम करता है आगे, कि जो ऑफ ईयर है उसको ऑन ईयर में बदलने का कार्य भी यही करता है। तो ये हो गया आपके एकांतर फलन की समस्या है। अब जो आपके ये हो गया कि आम के जो दैहिक विकार है उतने ही है, और आम में 2-3 लाइन में वो बता दूं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक किस्म है आपको ध्यान में होनी चाहिए, रुमानी। कौन से है, रुमानी। तो रुमानी लिख के सामने लिखना, आम की ऐसी किस्म है जिसके फल सेव आकार के होते हैं। फल किस प्रकार के होते हैं, सेव आकार के होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखना। और जो हमारे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो आम के इतने ही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये जेट आईसीआर में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और आम सबसे ज्यादा लंबा टाइम आम में ही लिया है, तो आम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। कल कमेंट आया था एक कि भाई सर आम के जो किस्म याद करने का तरीका बताइए। तो मैं उनको बता दूं कि जो आम की किस्में आपको ऐसे याद करनी होगी, उनकी अलग अलग विशेषताएं याद करनी होगी, और बाकी जो फल थे उनकी हमने ट्रिक बताई थी, और ट्रिक के हिसाब से वो याद हो जाएगी। और हो सकता है कि इसकी भी ट्रिक प्रोसेस पे चल रही है, आम की जो किस्में उनकी भी हम ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी जहां तक है तो आम की पूरी किस्में आपको उनको विशेषता भी उनकी याद करनी होगी, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना कि जो आम की किस्में हैं, आम की किस्मों में ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जो औसत जो टीएसएस होता है, औसत जो टीएसएस होता है वो होता है 20 डिग्री ब्रिक्स, कितना, 20 डिग्री ब्रिक्स, ठीक है। जो एक ये होते हैं आम की जो किस्मों में औसत जो टीएसएस होता है वो कितना होता है, 20 डिग्री ब्रिक्स होती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि आम की एक किस्म है उसका नाम है जेवियर, क्या है, जेवियर जो किस्म है उसमें जो टीएसएस होता है वो 25 डिग्री ब्रिक्स देखा गया है, ठीक है। अब आम का आप भंडारण कर रहे हो तो वो जो 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड जो होना चाहिए औसत तापमान होना चाहिए। सामान्य जानकारी में बता रहा हूं कि भाई औसत तापमान कितना होना चाहिए आम का भंडारण करते समय, वो होना चाहिए 7 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखना, राजस्थान में हम कौन कौन सी भाई किस्में उगाते हैं आम के, ऐसे कोई पूछ ले आपको कि भाई पूरी किस्में तो हमें बता मत,
राजस्थान की कौन कौन सी किस्में हैं वो बता दे। तो राजस्थान में उगाई जाने वाली किस्में कौन कौन सी है, वो है एक तो दशहरी, कौन सी है भाई, दशहरी। एक है चौसा जो सबसे मीठी किस्म है, एक है लंगड़ा। यानी ये राजस्थान में उगाई जाने वाली किस्में कौन कौन सी है, दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली, आम्रपाली, मल्लिका। ठीक है, ये आपको राजस्थान में कौन कौन, कोई पूछ ले कि राजस्थान में कौन कौन सी किस्में उगाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना कि दशहरी, चौसा, लंगड़ा, आम्रपाली और मल्लिका। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना कि आम की जो गुट्टी होती है उसका जीवन काल कितना होता है, जो आम की गुठली या गुट्टी या स्टोन बोलते हैं उसे, कि स्टोन का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है भाई, वो 30 दिन जो होते हैं उसका जीवन काल होता है। ऐसे कोई पूछ ले कि आम की जो गुट्टी है एंड उसका जो स्टोन है उसका जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है, वो 30 दिन का होता है। ठीक है, ये आज हमारा जो फल है आम आज कंप्लीट होता है। और इस आम में से एक भी क्वेश्चन आपको जेट आईसीआर या बीएचयू यानी ये पूरा आप लिखोगे साथ में पूरा पढ़ोगे तो इनमें से क्वेश्चन एक भी बार नहीं आएगा। ठीक है, थैंक यू फिर। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है इस टॉपिक में तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।